हेलो मेरे ज्ञान पथ एकेडमी के ज्ञानियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे। अब आगे आज हम बात करते हैं ग्रेविटेशन। जो चैप्टर था मैंने उसकी एक वीडियो पहले ही अपलोड कर दी है, उसके आगे के पार्ट के बारे में थोड़ा सा आज देखते हैं। लास्ट टर्म पे हम लोगों ने ग्रेविटेशन में क्या पढ़ा था? ग्रेविटेशनल लॉ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। आज हम बात करने वाले हैं फ्री फॉल के बारे में। फ्री फॉल क्या होता है? अगर कोई बॉडी को मैं ऊपर से रिलीज करता हूं तो अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी बॉडी अगर फ्रीली नीचे की ओर रिलीज होती है तो उसको अपन बोलते हैं फ्री फॉल। इसमें जो बॉडी ऊपर से नीचे आती है ये ग्रेविटी की वजह से आती है, इसको अपन बोलते हैं फ्री फॉल। ग्रेविटी वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो हमने पढ़ा था, जी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये फ्री फॉल के द्वारा हमें पता चलता है, जो हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी, जो गैलीलियो ने दी थी, क्या थी इक्वेशंस ऑफ मोशन? फर्स्ट थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन इज s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों इक्वेशन कब के लिए थी? जब बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव करे। जब बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव करे तब हमारी ये इक्वेशन थी। और जब कोई बॉडी फ्री फॉल हो, ऊपर से नीचे की तरफ गिरे या नीचे से ऊपर फेंकी जाए, तो तब के लिए क्या होगा? जो तीनों इक्वेशंस हैं वो तीनों इक्वेशन रिप्लेस हो जाएंगी ग्रेविटी से। तो क्या हो जाएगा? जो फाइनल वेलोसिटी है वो तो v रहेगी, इनिशियल u रहेगी, बट a एक्सेलरेशन होता है हॉरिजॉन्टल मोशन में। हम ऊपर से नीचे बॉडी को छोड़ रहे हैं या नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो एक्सेलरेशन कन्वर्ट हो जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, और टाइम तो वही रहेगा क्योंकि टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड जो डिस्प्लेसमेंट कवर होगा हॉरिजॉन्टल में, जब बॉडी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर फेंकी जाएगी तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका चेंज हो जाएगा हाइट में। तो h की जो इक्वेशन बनेगी यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर बनेगी। इसके बाद जो थर्ड इक्वेशन है वो आपकी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन चेंज होगा g से और s रिप्लेस हो जाएगा h से। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। तो जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर फेंकी जाए तब के लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन आपकी ये हो जाएगी। अब इसके बेस पर मैंने बोला कि भाई किसी बॉडी को हम 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर की साइड फेंक रहे हैं। किधर? ऊपर की साइड। तो कितने टाइम में वो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगी? कितने टाइम में वो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगी? जब बॉडी को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो जैसे ही वो ऊपर जाएगी तो हाईएस्ट पॉइंट पर जाके बॉडी रुकती है। तो सिंपल उसने दिया कुछ नहीं है, उसने केवल एक वेलोसिटी दे दी कि किसी बॉडी को 4 मीटर पर सेकंड से हम ऊपर की साइड फेंक रहे हैं तो कितने टाइम में वो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगी। केवल और केवल एक वेलोसिटी दी है। कौन सी वेलोसिटी दी है? इनिशियल, जिससे बॉडी को फेंका जा रहा है। मतलब u की वैल्यू आपको पता है 4 मीटर पर सेकेंड। अब उसने बोला है कि भाई टाइम कितना लगेगा, मतलब टाइम पूछा है। कौन सा टाइम? टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। तो जैसे ही बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पर जाती है, हमें पता है बॉडी नीचे से ऊपर जाएगी, वेलोसिटी क्या होगा? गोज ऑन डिक्रीजिंग। जैसे जैसे वेलोसिटी ऊपर जाती है
जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाती है वेलोसिटी डिक्रीज होती है और एक हाईएस्ट पॉइंट पर जाके उसकी वेलोसिटी 0 होती है। अब इसमें g की वैल्यू की जरूरत नहीं है क्वेश्चन में देने की, क्योंकि g हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब टाइम उसने पूछा है, तो टाइम कैलकुलेट करने के लिए ये दो इक्वेशन है, दोनों में टाइम आता है। अपने पास हाइट पता नहीं है तो हम ये इक्वेशन नहीं लगाएंगे। v पता है, u पता है, g की वैल्यू पता है, टाइम निकालना है, इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट इक्वेशन अपन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे? v इज इक्वल टू u प्लस जी टी से v कितना पुट करोगे 4, v 0, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0, u दिया है आपको 4, g की वैल्यू 9.8। अब 9.8 कैसा होगा भाई? जब बॉडी को नीचे से ऊपर फेंका जाता है तो g जो होता है वो नेगेटिव होता है, और ऊपर से नीचे फेंका जाता है तो g आपका पॉजिटिव होता है। यहां बॉडी को नीचे से ऊपर फेंका गया है तो g आपका नेगेटिव होगा, माइनस का 9.8। अब नेगेटिव 9.8 इधर लाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा ये 4, और टाइम निकालोगे तो 4/9.8 सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा 0 पॉइंट में। इस तरीके से आप टाइम को कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये इक्वेशन जो है इनका इंप्लीमेंट कब होगा? जब बॉडी को वर्टिकली फेंका जाएगा तब। ये हमारा क्या था टॉपिक? फ्री फॉल। अब इसके बाद हम बात करें कि भाई केपलर ने कुछ लॉ दिए थे, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। क्या थे लॉ? केपलर ने 3 लॉ दिए थे। फर्स्ट लॉ, जिसको अपन दूसरा नाम है लॉ ऑफ ऑर्बिट। जो फर्स्ट लॉ है इसको अपन लॉ ऑफ ऑर्बिट भी बोलते हैं। इसमें केपलर ने क्या बोला था? इसने बोला कि भाई ये अपने कौन है? सूरज चाचा। सन के अराउंड रिवॉल्व कौन करता है? प्लैनेट। ये हमारा क्या है? प्लैनेट। ये जो प्लैनेट है सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, लेकिन कैसे ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है? इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। फर्स्ट लॉ उसने क्या दिया कि एवरी प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। हर एक जो प्लैनेट है वो सन के अराउंड एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, जिसके एक फोकस पर सन होता है। देखिए इस साइड सन का फोकस है, इसीलिए डे और नाइट का सिस्टम चलता है। एक साइड डे और दूसरी साइड नाइट। तो ये आपका फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ ऑर्बिट। इसके बाद जो सेकंड लॉ है इसको लॉ ऑफ इक्वल एरिया, लॉ ऑफ इक्वल एरियाज भी बोलते हैं। इसमें केपलर ने क्या बोला? सपोज यहां सन है, यहां आपका प्लेनेट है, इस जगह पर आपका प्लेनेट है। यहां से मैंने एक पर्टिकुलर टाइम ले लिया डेल्टा टी टाइम में प्लेनेट ए पॉइंट से कहां तक पहुंच गया? बी पॉइंट तक पहुंच गया। मतलब यहां से इस जगह से प्लेनेट कहां पहुंच गया? इस जगह पर। ये
तो उसने एरिया कितना कवर किया, इतना एरिया कवर कर लिया, इतना एरिया स्वैप किया। और सपोज यहां हो, अगर प्लेनेट की पोजीशन इस जगह पर हो, तो उतने ही डेल्टा टी टाइम में प्लेनेट कहां तक आ गया, यहां तक आ गया। इतना एरिया कवर कर लिया। और सपोज यहां हो प्लेनेट, तो यहां से उसने इतना एरिया कवर कर लिया सेम टाइम में डेल्टा टी में। अब देखें, यहां उसने डिस्टेंस थोड़ी सी कम कवर की है, यहां ज्यादा कर ली, और यहां और कम कवर की है। तो बट एरिया की मैं बात करूं, अगर ऐसे डिस्टेंस कम कवर की है, क्यों कवर की है, क्योंकि यहां से डिस्टेंस ये ज्यादा थी, ये कम है ये ज्यादा है, तो ओवरऑल जो एरिया होगा वो उतना ही होगा। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा है तो इधर ये कम हो गया। ओवरऑल जो एरिया होगा वो इक्वल स्वैप करेगा, इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वैप करता है। ये आपका सेकंड लॉ होता है, जिसको हम लॉ ऑफ इक्वल एरियाज भी बोलते हैं। इसके बाद जो थर्ड लॉ है, इसको हम लॉ ऑफ पीरियड भी बोलते हैं, लॉ ऑफ पीरियड्स। ये क्या है भाई, ये जो प्लेनेट रिवॉल्व कर रहा है, तो प्लेनेट जो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, जितने टाइम में कंप्लीट करता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। तो जो टाइम पीरियड का स्क्वायर होता है वो सन और प्लेनेट के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस होती है उसके क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एवरेज डिस्टेंस क्यों ले रहा हूं, क्योंकि हर जगह पर सन और प्लेनेट के बीच डिस्टेंस अलग अलग है, तो इसलिए मैंने बोला स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लेनेट। ये आपका थर्ड लॉ है। और जब भी प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे एक कांस्टेंट आता है, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यू, ये आपका केप्लर्स थर्ड लॉ कहलाता है। ये क्लियर है, केप्लर्स के तीनों लॉ क्लियर हैं। अब हम बात करते हैं बॉयंसी के बारे में। बॉयंसी क्या होता है भाई, बॉइंट फोर्स पता होना चाहिए। बॉइंट फोर्स क्या होता है, जब हम किसी बॉडी को पानी में छोड़ते हैं तो आपको पता होगा कि भाई पानी में बॉडी क्या होती है, थोड़ी सी हल्की हो जाती है। क्यों हो जाती है, हर एक बॉडी जब किसी दूसरे मटेरियल के सरफेस पर आती है तो वो मटेरियल क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में कुछ ना कुछ ऊपर की साइड फोर्स अप्लाई करता है। न्यूटन का थर्ड लॉ है भाई, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये बॉडी है, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होगा, जैसे ही वो किसी फ्लूइड के सरफेस के कांटेक्ट में आएगी तो फोर्स नीचे फ्लूइड भी तो उतना लगाएगा। सपोज ये जो बॉडी है ये फोर्स अप्लाई कर रही है 10 न्यूटन, बट अपोजिट डायरेक्शन में ये फ्लूइड के द्वारा 3 न्यूटन का अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है तो 7 न्यूटन फोर्स हो जाएगा। तो कंपेरेटिवली जो वेट होगा वो थोड़ा सा कम हुआ, 10 न्यूटन से डिक्रीज होके 7 न्यूटन पे आया। क्यों आया, क्योंकि फ्लूइड ने भी नीचे से उतना ही ऊपर की तरफ क्या किया, एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया है। जो फोर्स अप्लाई होता है अपोजिट डायरेक्शन में उसको अपन बोलते हैं बॉयंट फोर्स। क्या बोलते हैं, बॉयंट फोर्स।
और ये जो प्रोसेस है जिसकी वजह से ये बॉडी अपने आप को हल्का फील करती है, लाइट वेटेड हो जाती है, वो प्रोसेस आपकी बॉयंसी कहलाती है। अब इसमें आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी है। एक आर्किमिडीज प्रिंसिपल में आर्किमिडीज ने ये बोला कि हम कोई एक कंटेनर लें जो फुली फिल्ड हो, किससे, किसी भी फ्लूइड से। सपोज मैंने वाटर ले लिया, फुली फिल्ड कर दिया कंटेनर को। अब इसमें किसी बॉडी को मैं क्या कर रहा हूं, या तो पार्शियली इमर्स्ड कर रहा हूं या फिर फुली इमर्स्ड करूंगा, या तो थोड़ी सी डुबाऊंगा या फिर पूरी डुबाऊंगा। तो डुबाने से क्या होगा, इसका जो वेट होगा बॉडी का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, थोड़ी सी हल्की हो जाएगी। वो कितनी हल्की होगी, जितना पानी इसमें से बाहर निकलेगा उसके वेट के बराबर होगी। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्लियर है, बॉइंट फोर्स क्लियर है, फ्री फॉल क्लियर है। अब हम बात करें डेंसिटी की, तो डेंसिटी सभी ने पढ़ा है। डेंसिटी का मतलब होता है घनापन। कोई मटेरियल कितना घना है, उसके पार्टिकल्स कितने पास पास हैं, जितने ज्यादा पास पास होंगे डेंसिटी उसकी उतनी ही ज्यादा होगी। तो मास अपॉन वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम पर जितना बॉडी का ज्यादा मास होगा उसकी डेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। सपोज एक पूरे रूम की बात करूं मैं, एक रूम में मैं 10 स्टूडेंट्स बिठा रहा हूं, तो पूरे वॉल्यूम को 10 स्टूडेंट्स ने कवर कर लिया। सेम रूम को दूसरी कंडीशन में मैं 10 की जगह 25 स्टूडेंट्स को बिठा रहा हूं। अब क्या हो रहा है, उतने ही वॉल्यूम को कवर किसने किया है, 25 स्टूडेंट्स ने। मास ज्यादा कब होगा, 25। तो पर यूनिट वॉल्यूम पर जितना ज्यादा मास होगा डेंसिटी उसकी उतनी ज्यादा होगी। इट मींस कब डेंसिटी ज्यादा होगी, जब 25 स्टूडेंट होंगे। सीधी सी बात है, डेंस हो गया मीडियम, मतलब पार्टिकल्स पास पास हो गए, घना हो गया, तो डेंसिटी ज्यादा। तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। इसको अपन डेंसिटी बोलते हैं। पर यूनिट वॉल्यूम पर बॉडी का जितना मास कवर हो रहा है वो आपकी डेंसिटी कहलाती है। और इसकी यूनिट क्या बनेगी, मास की होती है किलोग्राम और वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसकी यूनिट होती है। इसके बाद अगर किसी ने पूछा कि भाई डेंसिटी तो समझ आ गया सर, बट हमें बताइए रिलेटिव डेंसिटी। अब यहां रिलेटिव डेंसिटी में एक वर्ड आया है रिलेटिव। रिलेटिव मतलब रिलेट करेगी डेंसिटी किसी अदर से, मतलब दो मटेरियल की डेंसिटी का कंपैरिजन चल रहा होगा, उसको बोलेंगे रिलेटिव डेंसिटी। अब कंपैरिजन कैसे, सपोज मैंने एक ग्लास में पानी भर के रख दिया। अब मैंने बोला कि भाई दोनों की रिलेटिव डेंसिटी बताइए। तो रिलेटिव डेंसिटी कैसे बताइए, दो मटेरियल हो गए, एक तो कांच और एक उसमें भरा हुआ पानी। तो ऐसी कंडीशन में रिलेटिव डेंसिटी जो होगी वो कैसे निकालेंगे, अगर पानी किसी बॉडी के अंदर फिल्ड है तो हमें पता है तब जाके होगा जब उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी पानी से। तो रिलेटिव डेंसिटी जब भी निकालनी हो, जिस भी बॉडी में अगर पानी भरा है तो उसको लिख देंगे डेंसिटी ऑफ, वही बॉडी की डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। कंपैरिजन के लिए दोनों मटेरियल की मैंने डेंसिटी को रिलेट करने के लिए मैंने क्या किया, आपस में डिवाइड किया, तो रिलेटिव डेंसिटी मिल जाएगी। पता चल जाएगा भाई क्या रिलेशन है दोनों की डेंसिटी में। तो डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। तो इट इज अ यूनिट ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटी। मटेरियल भले ही अलग अलग हो, दोनों साइड ऊपर और नीचे है तो डेंसिटी। दो सिमिलर क्वांटिटी का रेशियो हमेशा यूनिटलेस होता है।
तो इट हैज नो यूनिट। क्यों? क्योंकि ऊपर भी डेंसिटी है, नीचे भी डेंसिटी है, और जब डेंसिटी है तो हमें डेंसिटी की यूनिट तो पता है, क्या? केजी पर मीटर क्यूब। नीचे भी क्या है? डेंसिटी, तो केजी पर मीटर क्यूब। जब यूनिट दोनों साइड ऊपर और नीचे सेम होगी तो कैंसिल आउट होके यूनिट 0 आ जाएगी। तो हमने बोल दिया इट हैज नो यूनिट। कोई प्रॉब्लम? अब हमें जैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल में ये तो पता था कि भाई बॉडी कितना पार्शियली इमर्ज करना है या फुली इमर्ज करना है, तो उससे उसका वेट बता दिया। अब हमें पता भी चलना चाहिए कि भाई बॉडी कौन सी डूबेगी, कौन सी नहीं डूबेगी। सपोज ये वाटर है, मैं किसी बॉडी को यहां रख रहा हूं, बॉडी वाटर के ऊपर फ्लोट हो रही है, मटेरियल जो है वाटर के ऊपर फ्लोट हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसकी जो डेंसिटी है वो कैसी है? लो। और इसकी डेंसिटी कैसी है? हाई। अगर इसकी डेंसिटी ज्यादा है तो ये ऊपर ही रखेगा, अगर इसके पार्टिकल्स पास पास है ऊपर वाली बॉडी के कंपेरेटिवली, तो बॉडी का वेट क्या होगा? झेल जाएगी, बॉडी ऊपर ही रहेगी। मतलब ऊपर वाली बॉडी की डेंसिटी कम और वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, तो ये बॉडी ऊपर क्या होगा? फ्लोट होती रहेगी। और ये सिंक कब होगी? जब इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी और वाटर की डेंसिटी लो होगी, तो क्या होगा? इट विल सिंक। इसलिए आपने देखा होगा जो आइस क्यूब होता है वो पानी के ऊपर क्या फ्लोट करता है। रीजन क्या है कि भाई आइस क्यूब की जो डेंसिटी है वो वाटर, नॉर्मल वाटर के कंपैरिजन में लो होती है, इसलिए वो फ्लोट होती रहती है। क्लियर है? तो ग्रेविटेशन जो टॉपिक है ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद भी अगर किसी के कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ये मैंने आज ग्रेविटेशन टॉपिक पूरा कंप्लीट कराया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो सबको शेयर कर देना लिंक, जिससे आपके सभी फ्रेंड्स का कुछ ना कुछ भला हो जाए। आपका रिवीजन हो गया, उन सभी का भी रिवीजन हो जाए। थैंक यू।